प्यारे विद्यार्थियों, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, शीशे का प्याला, शीशा मतलब कांच, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, संवर जाती है जिंदगी मेहनत से, संवर जाती है जिंदगी मेहनत से, हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम को तकदीर पर डाला नहीं जाता। तो इन्हीं ओजस्वी पंक्तियों के साथ में आज अपन शुरू करते हैं केमिस्ट्री के अंदर पी ब्लॉक का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपन ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज 11 से लेकर 20 तक अच्छे क्वेश्चन है, सारे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें अच्छे लॉजिक अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली, इस पे अपन बात कर लेते हैं कि फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस 15 ग्रुप पे 15 नंबर पे एटॉमिक नंबर 15 पी। फास्फोरस नेचर में एपेटाइट सीरीज के मिनरल्स की फॉर्म में फाउंड होता है। मिनरल्स जो है एपेटाइट सीरीज के, इन सीरीज एपेटाइट सीरीज के मिनरल्स की फॉर्म में फास्फोरस अपने को नेचर में ऑब्टेन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा पूछा जा सकता है, इन विच फॉर्म फास्फोरस इज फाउंड इन नेचर। मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली, मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली, क्लियर। अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो आप देखते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होगा Ca कैल्शियम 10 PO4 होल 6 H2। Ca10 PO4 होल 6 H2। H is halogen, halogen, H is halogen, H is halogen, clear। And फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आपको यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ मिनरल ऑफ एपेटाइट फैमिली। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, याद रखो इसको। 3Ca3 PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2। ठीक है, ये होता है आपका क्लोरो एपेटाइट C3Ca3PO4 होल ट्वाइस CaF2। अब आपको सर यहाँ तो 10 लिखा, याद रखो 3 3 जा 9 और ये 1 10, 3 2 जा ये हो गया 6 और ये 2 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, समझ में आया, बोलिए हाँ, कोई डाउट इसमें। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं अपन। ये मोस्टली सारे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं अपन। राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। कल अपन ने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, NH2 NP126, उसी से बेस्ड है ये 15 ग्रुप, उसी का है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 NP3, NH2 NP3। एग्जांपल देखते हैं 7 नंबर पे नाइट्रोजन 1H2 2H2 2P3। देख लो आउटर मोस्ट क्या है, NH2 NP3। 15 फास्फोरस 1H2 2H2 2P6 3H2 3P3 3H2 3P3। देख लो NH2 NP3। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये NH2 NP3, क्लियर। एनी डाउट? तो ये हुआ आपका 12 नंबर। 13 क्वेश्चन लेते हैं, ये भी 1 मार्क्स के अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Why ionization enthalpy of group 15 element is higher than ionization enthalpy of 16 group elements। 15 ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 16 ग्रुप से हायर होती है, क्यों? इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ये समझो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। What is आयोनाइजेशन एंथैल्पी? तो क्या होता है कि किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके किसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर अपन एटम से रिमूव करते हैं, एलिमेंट से रिमूव करते हैं, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम
इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो बोलिए हाँ, गुड। अब अपन यहाँ पे कोई बेसिक कंसेप्ट बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में अगर अपन टॉप टू बॉटम आते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी लेस होती जाती है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 में आगे की बात नहीं कर रहा हूं कि ब्लॉक में चलते हैं। तो 13 से 14 में जाओगे हाई, 15 में हाई, 16 में हाई होनी चाहिए। तो एक्चुअल में बेसिकली अगर कानूनी रूप से बात करें अपन तो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 15 ग्रुप के एलिमेंट से हाई होनी चाहिए। 16 ग्रुप के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 15 ग्रुप से हाई होनी चाहिए, क्योंकि बेस क्या कहता है, बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। बट इट इज यहाँ एक्सेप्शन है, 15 और 16 ग्रुप में एक्सेप्शन है। होनी किसकी ज्यादा चाहिए? हाई, लेकिन होती किसकी है? 15 ग्रुप की। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए अपन चलते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। ग्रुप 15 की अगर बात करें अपन, ग्रुप 15 इसमें मिलेगा आपको NH2NP3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा? NH2NP3। और ग्रुप 16 की अगर अपन बात करते हैं तो इसका मिलता है NH2NP4। है क्लियर? अब यहाँ पे देखो एक अपन बेसिक चीज और पढ़ते हैं। एस ऑर्बिट होते हैं, उसमें अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूँ, P में 6 कर देता हूँ, D में 10 कर देता हूँ और F में 14 कर देता हूँ, ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो ये फुल फिल्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। है? तो फुल फिल्ड मतलब होता है S में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, P में 6 आ जाए, D में 10 आ जाए और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसके हाफ कर देते हैं, S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7। ये कहलाता है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल फील्ड के बाद में किसकी बात आती है? हाफ फील्ड की। हाफ फील्ड भी मोस्ट स्टेबल होते हैं। क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होते हैं। और कोई भी स्टेबल एलिमेंट होता है, कोई भी स्टेबल एटम होता है, वो अपनी स्टेबिलिटी कभी भी ब्रेक करना नहीं चाहता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना नहीं चाहता है। इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही उसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी ब्रेक करना नहीं चाहता, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना नहीं चाहता। अब अगर ऐसे केस में से अगर अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। बात समझ में आई? तो बोलिए हाँ। तो आते हैं अपन 15 और 16 ग्रुप में। यहाँ देखो आउटर मोस्ट में क्या मिल रहा है? NH2NP3। हाफ फील्ड मिल रहा है, कितनी मिल रहा है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, कितनी मिल रहा है? और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि 16 ग्रुप में नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। P4 में कोई खास नहीं, P6 P3 है तो देखो हाफ फील्ड होता, P6 होता है या P3 होता तो स्टेबल है। P4 एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉमन है। तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोर होगी, हाई होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अपन इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन अपने को मिल रहा है why ionization enthalpy of group 15 elements is higher than ionization enthalpy of group 16 element। तो ये इतनी सारी रामायण नहीं लिखनी है, अपने को सीधा इतना ही लिखना है। Group 15 elements has stable half-filled electronic configuration. Group 15 elements has stable half-filled electronic configuration. That is why ionization enthalpy of group 15 elements is always higher than ionization enthalpy of group 16 elements. बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। गुड। तो ये क्वेश्चन क्लियर। जस्ट इसी क्वेश्चन पे बेस्ड किए अगले 2 क्वेश्चंस है। ये 2 क्वेश्चंस यही बात बता रहे हैं अपने को, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन में अपन एग्जाम्पल में आपको कहा गया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉस्फोरस और सल्फर की बात की गई। दोनों के दोनों क्वेश्चंस बोर्ड में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इनके लिए क्या अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। नाइट्रोजन 1s2 7 का आएगा, 2s2 2p3। 8 नंबर पे ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। तो देखो ये तो कैसा आ रहा है, हाफ p3 हाफ। ये क्या है, एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन क्या करेंगे इसमें, नाइट्रोजन हैज स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन हैज स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज व्हाई नाइट्रोजन हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। क्लियर? कोई डाउट हो तो मैसेज में लिखिएगा। सेम क्वेश्चन करते हैं अपन 15 में। 15 नंबर क्वेश्चन में अपन फॉस्फोरस और सल्फर की बात करते हैं। तीनों में लॉजिक सेम है। फॉस्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 16 पे आता है सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन, सिंपल सा। ये स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, स्टेबल होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा नहीं। अगर अपन रिमूव करवाना चाहेंगे तो अपने को बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। ठीक है, क्या आंसर लिखेंगे? फॉस्फोरस हैज स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉस्फोरस हैज स्टेबल half filled electronic configuration. That is why phosphorus has higher ionization enthalpy than sulfur. Phosphorus has higher ionization enthalpy than sulfur. Clear? कोई प्रॉब्लम? ये एक्सेप्शन क्वेश्चंस की है, और केमिस्ट्री में जितने भी एक्सेप्शन क्वेश्चंस होते हैं वो अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो मैसेज कीजिएगा, नहीं तो इनको अच्छे से लर्न रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन में बी? नाइट्रोजन की मैक्सिमम पॉसिबल वैलेंसी कितनी हो सकती है? वैलेंसी मतलब कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है। तो वैलेंसी के लिए अपन जो बेसिक कंसेप्ट ये लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने ऑर्बिटल्स है। जितने ऑर्बिटल्स होगा वो एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बना सकता है। जितने एलिमेंट्स होंगे किसी भी एलिमेंट्स में
आउटर मोस्ट में जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतना ही वो एलिमेंट बॉन्ड बना सकता है, उतनी ही उसकी वैलेंसी हो सकती है। उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जितने ऑर्बिटल्स होंगे उससे ज्यादा वैलेंसी नहीं हो सकती है। तो चलते हैं अपन नाइट्रोजन में, देखते हैं आउटर मोस्ट में कितने ऑर्बिटल्स है। नाइट्रोजन 7 नंबर 1s2 2s2 2p3 ओपन करके लिखूं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 आउटर मोस्ट ये हुआ। अब आउटर मोस्ट में काउंट करो 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए 4 ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन हैज 4 ऑर्बिटल्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट में कितने ऑर्बिटल्स है 4। तो ये कितनी वैलेंसी शो कर सकता है 4। इससे ज्यादा ये वैलेंसी शो नहीं कर सकता है। तो इसका रीजन समझ में आया। तो क्या कहेंगे नाइट्रोजन हैज 4 ऑर्बिटल्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, दैट इज व्हाई इट हैज मैक्सिमम पॉसिबल 4 वैलेंसी। इट हैज मैक्सिमम पॉसिबल 4 वैलेंसी। ये 4 वैलेंसी मैक्सिमम शो कर सकता है। NH4 प्लस आयन अगर आप पढ़ोगे नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी मिलेगी। बाकी पूरी केमिस्ट्री में आपको 3 वैलेंसी ही मिलेगी, एक लॉन पेयर मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैक्सिमम उसकी कितनी वैलेंसी हो सकती है। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम 4 वैलेंसी हो सकती है ड्यू टू नाइट्रोजन हैज 4 ऑर्बिटल्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं 1s और 3p 2px 2py 2pz 4 ऑर्बिटल्स। दैट इज व्हाई नाइट्रोजन शो मैक्सिमम 4 वैलेंसी। क्लियर, समझ में आया तो बोलिए हाँ। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसी पे बेस्ड अपन चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। एंड डजंट फॉर्म पेंटाहेलाइड, यानी नाइट्रोजन हेलोजन से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसको, कोई भी एटम होगा कोई भी एलिमेंट होता है वो हेलोजन से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हैलाइड। तो नाइट्रोजन जो होता है क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन डजंट फॉर्म पेंटाहेलाइड व्हाइल फास्फोरस फॉर्म्स पेंटाहेलाइड। तो इसका रिजल्ट एक तो ये हो गया कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है 4 से ज्यादा मैक्सिमम वैलेंसी होती नहीं है। तो जब 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं है तो ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है। 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है तो 5 बॉन्ड बनेंगे नहीं। 5 बॉन्ड बनेंगे नहीं तो पेंटाहेलाइड फॉर्म होगा नहीं। आई बात समझ में। बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस 15 पे आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 ऑर्बिटल्स, याद रखने लगे 4 हुए। अब क्या होता है देखो 3rd सेल आ गया। 3rd सेल के अंदर आपके डी भी होते हैं। क्या होते हैं 3d 0 लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि 3rd सेल के अंदर 3d स्टार्ट हो जाता है, d ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है। तो फास्फोरस के पास ऑप्शन है उसके पास 3d ऑर्बिटल्स है, मतलब 1 2 3 4 और 5 कितने हो गए 9 ऑर्बिटल्स हो गए। कितने हो गए 9 ऑर्बिटल्स। इसके पास 9 ऑर्बिटल्स है, उसमें से 9 से वो कितनी भी वैलेंसी शो कर सकता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे नाइट्रोजन के पास में d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए मैक्सिमम 4 वैलेंसी ही शो करता है, इसलिए पेंटाहेलाइड फॉर्म नहीं करता है। जबकि फास्फोरस के पास में d ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और d ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस की वजह से वो 5 वैलेंसी शो कर सकता है और 5 वैलेंसी शो कर सकता है, इसका मतलब पेंटाहेलाइड फॉर्म कर सकता है। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे नाइट्रोजन हैज नो d ऑर्बिटल्स। या अपन कह सकते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, ड्यू टू अब्सेंस
of d orbital in nitrogen. Nitrogen doesn't show more than 4 valency. That is why nitrogen doesn't form pentahalide. Due to presence of d orbitals in phosphorus. Due to presence of d orbitals in phosphorus. Phosphorus can show more than 4 valencies. Means now phosphorus can show 5 valencies. Means phosphorus can form pentahalide. ठीक है, समझ में आया? नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए वो पेंटाहाइड नहीं बना सकता है। फॉस्फोरस के पास में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो 5 वैलेंसी शो कर सकता है और पेंटाहाइड फॉर्म कर सकता है। इसी से जस्ट बेस्ड क्वेश्चन में ये 17 एंड डजंट फॉर्म 70 तो क्या 18 में चलते हैं। PCl5 existence and NCl5 isn't in existence। आपको PCl5 तो देखने को मिलेगा, NCl5 कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, PCl5 बन रहा है तो NCl5 भी बनना चाहिए, लेकिन इसका रीजन वही नाइट्रोजन के पास में डी ऑर्बिटल नहीं तो ये 5 वैलेंसी शो नहीं कर सकता। जब शो नहीं कर सकता तो NCl5 भी फॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए NCl5 का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फॉस्फोरस के पास में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंस होते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस की वजह से ये 5 वैलेंसी शो कर सकता है और PCl5 फॉर्म कर सकता है, इसका मतलब PCl5 एग्जिस्टेंस। क्लियर और नॉट? समझ में आया? बोलिए। तीनों क्वेश्चन एक ही बेस पे थे, अच्छे क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। 19 क्वेश्चन, गिव दिस प्रोपोर्शनेट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2, 3, 4 ऑक्सीडेशन होती है एक ही एलिमेंट की। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के केस में लेता हूं मैं नाइट्रस एसिड HNO2, 3 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, इससे बन जाएगा नाइट्रिक एसिड HNO3, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड NO प्लस आपका बन जाएगा H2। ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन लर्न रखना है आपको। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेट कैसे हुई देखते हैं। इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका देखो। हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का X +2 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू, इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0। ऐसे निकालता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसकी फाइंड करनी है उसको X ले लो, बाकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। 1 + X - 4 = 0, X - 3 = 0, तो X = +3। यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की? +3। चलते हैं इसके अंदर, +1 + X + 3 इंटू -2 = 0। H का +1, X की फाइंड आउट करनी है, सॉरी नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है। 3 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, इस पे कोई चार्ज नहीं है, = 0। 1 + X - 6 = 0, X - 5 = 0, X = +5। यहाँ कितनी आ रही है? +5। NO नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है X, ऑक्सीजन की -2, कोई चार्ज नहीं ऊपर, 0, X - 2 = 0, X = +2। तो एक ही इक्वेशन में देखो नाइट्रोजन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +5 आ रही है, +2 आ रही है। एक ही रिएक्शन में मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं एक ही एलिमेंट के, वो कहलाती है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। और ये आपके पास में नाइट्रोजन की डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, लर्न कर लीजिए। क्लियर? एनी प्रॉब्लम इसमें? बात करते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। Why N is inert at room temperature? ऐसे कह सकते हैं why nitrogen do not reaction at room temperature? नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन क्यों नहीं करती है? तो नाइट्रोजन की अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये मिलेगी आपको 1 2 3 बॉन्ड। तो नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल्स के अंदर बोथ नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड
डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होती है वो इतनी हाई होती है कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती है। और जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो न्यू रिएक्शन नहीं होगी। केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है रिएक्शन का? बॉन्ड क्लीवेज और न्यू बॉन्ड का फॉर्म होना। कोई भी बॉन्ड क्लीवेज होगा, नया बॉन्ड फॉर्म होगा तो रिएक्शन होगी। या बॉन्ड ही फॉर्म ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होती है। तो इन N2 molecules both nitrogen atoms has triple bond which bond cleavage energy is very high, which is not available at room temperature. Therefore nitrogen is inert at room temperature. Nitrogen do not react at room temperature. तो क्लियर, आज के चारों क्वेश्चंस समझ में आए? ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।